अमेरिका का एक कौमी निशान है जिसको द ग्रेट सील कहा जाता है और इसके अंदर एक उकाब बना हुआ है। अब मज़े की बात है कि रूसियों ने इसी उकाब के निशान को इस्तेमाल करके सबसे कामयाब जासूसी की थी अमेरिका के 5 सफ़ीरों की। तकरीबन 7 साल तक ये जासूसी की थी। अब मज़े की बात यह है कि इस कौमी निशान का जो मॉडल बनाया गया था और उसके अंदर जो डिवाइस लगाई गई थी उसके अंदर कोई बैटरी नहीं डलती थी, कोई सेल वगैरह कुछ नहीं था, और इसी वजह से अमेरिका उसे नहीं ढूंढ सका इतना अरसा तक, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह होती तो वो कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता। और उस टाइम ये चीज़ तकरीबन नामुमकिन थी कि इस तरह की कोई डिवाइस हो जिसके अंदर बैटरी वगैरह ना चलती हो। इस तरह की जासूसी डिवाइस को पकड़ने के लिए जो रेडियो रिसीवर इस्तेमाल होते हैं उन्होंने भी किसी चीज़ की शनाख्त नहीं की थी। और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह रूसी इंटेलिजेंस ने 5 अमरीकी सफ़ीरों की 7 साल तक जासूसी की थी, और ये कि इस डिवाइस को कैसे अमरीकी सफ़ीर के कमरे तक पहुंचाया गया और ये डिवाइस बनी कैसे थी, इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या था, किस असूल के तहत ये चलती थी जो बैटरी के बगैर ये इतना अर्सा तक कामयाबी से चलती रही। ये 1945 की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी। रूस और अमेरिका जर्मनी के खिलाफ मुतहद थे और तकरीबन कामयाब हो रहे थे, लेकिन यह बात तकरीबन वाज़ेह थी कि जो ही जर्मनी के खिलाफ जंग ख़त्म होगी तो उसके फ़ौरन बाद ही अमेरिका की और रूस की आपस में जो चपकलिश है वो शुरू हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि ये नज़रियाती तौर पे एक दूसरे के बड़े खिलाफ थे। रूस कम्युनिस्ट था जबकि अमेरिका कैपिटलिस्ट था। शुरू से ये एक दूसरे पे ये एतबार नहीं करते थे। साथी होने के बावजूद अमेरिका भी रूस को बहुत बुनियादी इन्फॉर्मेशन देता था, जबकि रूसी भी अमेरिका को ना होने के बराबर इन्फॉर्मेशन देते थे। रूस ने अपने काफ़ी सारे जासूस अमेरिका के अंदर भी छोड़ रखे थे और इन्हीं जासूसों ने इवन बाद में एटम बम भी बनवाया। अक्सर वो ये तरीके ढूंढते रहते थे कि किसी तरह वो अमेरिका की इंटेलिजेंस के अंदर या अमेरिकी हसास इदारों के अंदर या अमेरिकी सफारत खानों के अंदर वो किसी तरह उनकी बातें सुन सकें और कोई इन्फॉर्मेशन पता चले कि अमेरिकन किस तरह सोचते हैं। अब इसी तरह की एक कोशिश के अंदर क्या हुआ कि कुछ रूसी बच्चे अमेरिकन एम्बेसी में घूमने आए जो कि मॉस्को के अंदर थी, और जाते हुए तोहफे में द ग्रेट सील का एक मॉडल ले गए। अब ये मॉडल अमरीकियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने उठा के इसको अपने सफ़ीर के लाइब्रेरी में रख लिया। अब सफ़ीर किसी अहम बात पे गौर करता या टेलीफोन पे बात करता या फिर अपने साथ के मशीरों से मशवरा वगैरह करता तो वो इसी लाइब्रेरी में बैठ के करता। अब इस दौरान अमरीकी जासूसी आलात के माहिर आते रहे, एम्बेसी के अंदर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे उन्हें लगे कि यहाँ पे कोई जासूसी की डिवाइस जो सी है वो नस्ब है। अब उसी अमेरिकन एम्बेसी के करीब ही इंग्लैंड की एम्बेसी थी। अब उस इंग्लैंड की एम्बेसी के अंदर कोई बैठा रेडियो रात को सुन रहा था। तो जब वो रेडियो सुन रहा था तो उसको ऐसा लगा कि अमरीकी सफ़ीर की आवाज़ आ रही है उस रेडियो के अंदर। उसने रेडियो को ऊपर नीचे ट्यून करना शुरू कर दिया। वो खुद भी रेडियो ऑपरेटर था बंदा, तो उसे यह लगा कि अमेरिकन सफ़ीर की ओपन चैनल पे रेडियो फ्रिक्वेंसी वो नशर हो रही है। वो फ्रिक्वेंसी थी जो ख़ास तौर पे रूस की एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी। अब यह बात जब अमरीकियों को बताई गई तो उनकी दौड़ें लग गई। अब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब इसी तरह एक दिन वो रेडियो ऑन करके खड़े थे तो तब उन्हें सफ़ीर की आवाज़ आने लग गई। तो अमेरिकन को भी थोड़ा शोर होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ है, लेकिन किस जगह है और कहाँ नस्ब है ये नहीं पता चल रहा था। इसके लिए स्पेशल अमेरिका से बंदे बुलवाए गए। उन्होंने जाके बाकायदा उस पर पूरा होमवर्क करना शुरू किया और फिर एट द एंड आके उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि जो लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे सफ़ीर बैठता है उसकी सीट के बिल्कुल पीछे दीवार पे ऊपर वो सील है, और उस मॉडल से उन्हें यूँ लगा कि ये फ्रिक्वेंसी निकल रही है। उस मॉडल को फ़ौरन उतार लिया गया और उसको खोल के भी देखने की कोशिश की गई और रेडियो सिग्नल रिसीवर भी इस्तेमाल करके उसको जांचने की दोबारा कोशिश की गई, लेकिन वो दोबारा उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। पहले इतफाक़न वो डिस्कवर तो हो गया, जब अमरीकियों को कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने उसको उतार के अपने वापस इंग्लैंड भेज दिया एक लेबॉर्ट्री के अंदर कि वो इसको देखें और बताएं कि इसने काम किस तरह किया। और कहा जाता है कि पूरी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को तकरीबन हार्ट अटैक आते आते रह गया कि आखिर ये किस तरह की डिवाइस है जिसके अंदर बैटरी है ही नहीं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब वापस आता है रूस के अंदर जहाँ पे ये डिवाइस किस तरह बनी थी और किसने बनाई थी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। रूस का एक इन्वेंटर था जिसका नाम था लियोन, और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाता था 1920s के अंदर। तो क्या हुआ कि इसकी 1940-38 के लगभग रूसी हुकूमत से बिगड़ गई, तो रूसी हुकूमत ने इसको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन एक शर्त थी कि उसको सबसे अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाएगा और तंग नहीं किया जाएगा अगर वो
روسی انٹیلیجنس کو کوئی ایسی چیز یا مشین بنا کے دے جو کہ ان کے لیے بڑی کارآمد ہو، تو تب اس کو جیل سے رہائی بھی مل سکتی ہے اور اس کو بڑا اچھا اس کو لائف سٹائل دیا جائے گا جیل کے اندر بھی۔ اپنے آپ کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے بیٹھ کے اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا۔ جس طرح انسان کے کان کا پردہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آواز لگتی ہے اور وہ پھر اسی فریکوینسی کو آگے دماغ پڑتا ہے، اسی طرح اس نے ایک بالکل باریک پردہ بنایا اور وہ پردہ جب کوئی بندہ بولتا تھا تو اسے وہ وائبریٹ ہوتا تھا۔ اسی طرح کہ جس طرح کہ ڈھول بجتا ہے تو اس کی سطح اوپر نیچے ہوتی ہے، تو جب کوئی بندہ بولتا تھا اور اس پردے پہ وائبریشن ہوتی تھی تو اس وقت اگر اس پردے کی طرف ایک خاص ریڈیو فریکوینسی کی جاتی تھی تو وہ مختلف ڈائریکشن میں سکیٹر ہو جاتی تھی اور وہ اس پردے کے آس پاس جو بولا جا رہا ہوتا تھا وہ ریڈ ہو جاتی تھی۔ یہ اسی طرح کا رول ہے جس طرح کے ریڈار ریڈیو ویوز پھینکتا ہے ہوا کے اندر اور جہاز ہائٹ اس کی آئیڈینٹی اور اس کی ڈائریکشن پتہ کر لیتا ہے۔ اب اسی طرح یہ ریڈیو ویوز اس باریک سے پردے پہ آنے والی آوازوں کے ساتھ ٹکرا کے سکیٹر ہو جاتی تھی اور اس پردے کے آس پاس کیا بولا جا رہا ہوتا تھا اس کو ریڈ کر لیا جاتا تھا۔ آواز ڈائریکٹ اتنی زیادہ صاف نہیں تھی لیکن اس قابل تھی کہ کسی اور ڈیوائس کو مزید استعمال کر کے اس کو آواز کو بہت زیادہ صاف کر لیا جاتا تھا۔ اور یہ پرنسپل ایٹ دا اینڈ جا کے پھر امریکن نے اور برٹش نے ڈسکور کر لیا کہ کس طرح روسیوں نے اس ڈیوائس کو بنایا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکی بہت حیران ہوئے کہ وہ روسی جنہوں نے کبھی اپنے ملک کے اندر ایک ٹریکٹر تک ڈیزائن نہیں کیا، انہوں نے اتنی جدید لسننگ ڈیوائس کس طرح بنا لی ہے۔ اور اس کے بعد امریکیوں نے اس کو اسٹڈی کیا اور مزید بہتر سے بہتر اس طرح کے ڈیوائسز بنانے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر ایک انٹیلیجنس کے اس طرح کے آلات کی ایک پوری ریس شروع ہوئی اور پوری ایک نئی جنریشن متعارف ہو گئی تھی جو روسی اور امریکی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے۔ لیکن روسی پھر بھی آلات کی جنگ میں امریکیوں سے پھر بھی تھوڑا سا آگے ہی رہے۔